नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 13 अप्रैल 2022 शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ कि माना किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल x सेंटीमीटर स्क्वायर है और आयतन y सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि y = 14x है, तो गोले की त्रिज्या का माप क्या होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। ये किसके इक्वल दिया हुआ है, मेरे को x के इक्वल दिया हुआ है। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3πr³। ये किसके इक्वल दिया हुआ है, y के इक्वल दिया हुआ है। अभी बताया है कि y = 14x, तो इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ x और y की वैल्यू। तो इधर से अगर मैं इसको पुट करूँ तो 4/3πr³ और इक्वल टू हो जाएगा 14 × 4πr²। तो अभी पाई से पाई कट होगा, इधर से पाई से पाई, और इस 4 से ये 4 कट होगा, और इस r² से ये r² इधर कट हो जाएगा, तो एक r बचेगा। तो इधर से r की वैल्यू क्या आई मेरे पास निकल के, तो इसको इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो r = मेरे पास आया 42 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं दिया हुआ है कि 46 संख्याओं का औसत 50.5 है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 46 जो संख्या है उनका एवरेज है 50.5। पहली 25 संख्याओं का औसत 45 है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ जो 25 संख्याएं हैं उनका एवरेज है मेरे पास 45। और अंतिम 18 संख्याओं का औसत 56 है, तो अंतिम जो 18 है उनका एवरेज मेरे को दिया हुआ है 56। तो अभी क्या बोला उसने कि 28वीं संख्या 67 है, मतलब जो 28 नंबर वाली संख्या है वो मेरे को दी हुई है 67। इधर से यदि 26वीं और 27वीं संख्याओं को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इधर से सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। जो 25 संख्याओं का एवरेज है 45, जो एक्चुअल एवरेज मेरे को दिया हुआ सभी संख्याओं का उससे कितना कम है, तो उससे ये 5.5 कम है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ -5.5 और इंटू 25, क्योंकि 25 संख्याओं पे था, और ये 56 इससे कितना ज्यादा है, 5.5 ज्यादा है, तो ये आ जाएगा प्लस का 5.5। एक संख्या पे ही ये इतना, तो 18 पे कितना होगा इंटू 18। तो अभी मेरे को इनको मल्टीप्लाई करके और इनको ऐड करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ओवरऑल इधर से मेरे पास आएगा ये -5.5 और इंटू 7, तो ये मेरा हो जाएगा 38.5, और ये हो जाएगा मेरा माइनस का, मतलब जो इधर 38.5 है ना, ये इनके पास कम है। तो 38.5 किन संख्याओं के पास रहेगा, एक तो 28वीं संख्या है इसके पास, और एक 26वीं और 27वीं संख्या है उनके पास। तो ये कितनी है, 67 है, तो ये इससे कितनी ज्यादा है, तो ये इससे 16.5 ज्यादा है इस 50.5 से। तो 16.5 और ओवरऑल कितना था तीनों के पास मिला के 38.5 था, तो उसमें से 16.5 तो इसके पास ही आ गया। तो अभी 26वीं और 27वीं संख्याओं के पास कितना रहेगा, तो 38.5 में से 16.5 तो इसको मिल गया, तो बचा कितना 22 बच गया। तो 22 इनके पास है 26वीं और 27वीं, तो दोनों को हम निकाल रहे हैं। तो 22 का इफेक्ट कितनी संख्याओं पे पड़ेगा, तो दो इसमें से अगर मैं निकाल देता हूँ तो 44 पे पड़ेगा। तो मैं इसको 22 को 44 में डिवाइड कर देता हूँ, तो अपन में लिख लेता हूँ 44, तो मेरा कितना आ गया 1/2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5। तो इसमें से प्रत्येक के एवरेज में से 0.5 कम होगा। तो पहले एवरेज कितना था 50.5, और इसमें से 0.5 कम होगा तो कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 50। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे को दिया होगी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 15, 24, 28 और 32 से विभाजित हो जाती है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें ऑप्शन में से मैं सबसे पहले 7 माइनस कर लेता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा मेरा 10090, ये मेरा आ जाएगा 10080, ये मेरा आ जाएगा 10060, ये मेरा आ जाएगा 10070। अभी मेरे को इसमें से देखना कि जो 8 से डिविजिबल होगी जो संख्या वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि उसने दिया हुआ है कि 7 माइनस करने के बाद इससे डिवाइड होती है 32 से 24 से, मतलब इसमें एक 8 भी आता है। अगर 32 से डिवाइड होती है वो तो 8 से भी डिवाइड होगी। तो 8 से डिवाइड होने वाली अगर मैं चेक करूँ तो लास्ट की 3 डिजिट मेरे को चेक करनी है सभी संख्याओं की। तो अगर मैं तीनों डिजिट चेक करता हूँ सभी संख्याओं की, तो ये वाली मेरी 8 से डिवाइड नहीं होती, ये वाली होती है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। तो ये वाली भी नहीं होती और ये वाली भी नहीं होती, तो इसका मतलब एक ही संख्या है इससे 8 से डिवाइड हुई, तो इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा होगा, मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया होगा कि यदि x + y + z = 2, xy + yz + zx = -11 और xyz = -12 है, तो x³ + y³ + z³ का मान हमें बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू में क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और माइनस में 3xy प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स प्लस में क्या आएगा प्लस 3xy और जेड। तो इधर से मैं अभी इन सभी की वैल्यू पुट कर देता हूँ इसमें। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो ये 2 है और इंटू में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और माइनस, तो अभी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी है -11। तो क्या हो जाएगा -3 इंटू -11, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 33 और ये इधर आ जाएगा प्लस में 3xyz, तो ये कितना है 12 और इधर ये माइनस का है, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 36। तो अभी सोल्व करके मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 2 इंटू 37 और -36, तो ये हो गया 74 माइनस 36। अगर मैं इसको इसमें से माइनस करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 38। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू मेरे पास आई 38। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ कि निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बार ग्राफ 2014 से 2018 तक ए और बी प्रकार की कारों के निर्यात को दर्शाता है। तो ये जो ब्लू वाला है ये ए है और ये जो रेड वाला है ये बी है। तो क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा हुआ उसने 2016 और 2018 में ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात। तो 2016 कहाँ पे है, ये है, और 2018 ये है। तो इसमें ए प्रकार की कार कौन सी है, 275 और ये है मेरी 300। तो दोनों को मिला के मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा 575। और क्या बोला उसने, और 2015 और 2017 में बी प्रकार की कारों के कुल निर्यात से अनुपात कितना है। तो मेरे से रेशियो पूछा है, 2015 इधर है और 2017 इधर है। इसमें बी प्रकार की कारों का निर्यात हमें देखना है, तो ये कितना है 250 और इधर है 275। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 525। तो रेशियो 525। तो अभी किससे कट होगा 25 से, तो 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, रेशियो 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, तो मेरा आया 23 रेशियो 21। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मैं देख लेता हूँ, ये मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, उसको सोल्व करके हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या दिया हुआ कि 25 इंटू 3 प्लस 4p और डिवाइड बाय 12 ऑफ 5 माइनस 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 6। तो अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ऑफ को सोल्व करूंगा और फिर इस डिवाइड को। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 25 इंटू 3 प्लस 4p और ये अपॉन में आ जाएगा मेरे पास 60 और माइनस 24 और इज इक्वल टू 6। अगर मैं इस 24 को इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, तो ये मेरी 30 हो जाएगी। तो ये इतना कट हो गया इक्वल टू 30। तो अभी क्या करना है, 5 से कट होगा, तो 5 5 25 और 5 6 30, ये मेरा आया। तो 5 से मैं इसको कट करूंगा तो ये कितना होगा 5 से 12, तो इधर से कितनी आई 3 प्लस 4p मेरा क्या आया, तो 12 6 72। तो इधर से 4p की वैल्यू क्या आई, क्योंकि ये 3 इधर जाके माइनस होगा, तो 4p इज इक्वल टू मेरा 69। तो p की वैल्यू इधर से क्या आई 69 अपॉन में 4। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आएगा 17 से ही 1/4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 सही 1/3%, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,86,000 रुपए है तो लाभ में ए का हिस्सा कितना है। तो इधर स्टार्टिंग में उसने मेरे को क्या दिया हुआ है कि ए कुल पूंजी का 33 से 1/3% हिस्सा लगाता है। तो मतलब 33 से 1/3% का क्या मतलब होता है कि वो 1/3 हिस्सा लगाया उसने कुल पूंजी का, और जो प्रॉफिट हम डिवाइड करते हैं उनकी पूंजी की रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो जो प्रॉफिट आया है मेरे पास वो क्या आएगा, जो टोटल प्रॉफिट है उसका 1/3 ही आएगा। तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 3 0, तो मतलब 62,000 रुपए ए को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया होगी यदि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है और थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। तो उसने मेरे से क्या पूछा हुआ है कि 1 प्लस सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू मेरे से पूछी हुई है। तो एक बार मैं ऑप्शन में देख लेता हूँ। ऑप्शन में मेरे को हर जगह क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है और सेकेंड थीटा और टेन थीटा, मतलब सेकेंड और टेन में √3 कब आता है, या तो 30 डिग्री पे आता है या 60 डिग्री पे आता है। तो इसका मतलब मेरे को इधर से पता चल गया या तो थीटा मेरा 30 डिग्री होगा या थीटा मेरा 60 डिग्री होगा। तो एक बार मैं बारी बारी से दोनों को पुट करके देख लेता हूँ और जिस पे भी मेरा आंसर आ जाएगा ना, इसमें से कोई भी आंसर मैच हो जाएगा तो वही मेरा थीटा की वैल्यू होगी।
और उसी से जो आंसर निकल के आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो चलिए एक बार पहले मैं 30 पुट करके देख लेता हूँ। तो इसको मैं लिखता हूँ 1 प्लस सेकेंड 30 मेरा क्या होता है, तो ये मेरा हो जाएगा 2/√3 और प्लस में tan 30 मेरा क्या होता है 1/√3। तो अब अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये मेरा एलसीएम इसका क्या आ जाएगा √3, तो ये हो जाएगा इधर √3 और प्लस में 3। तो इसमें से अगर मैं √3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना बचेगा, तो √3 इंटू 1 प्लस √3 और अपॉन में √3। तो √3 से √3 कट हो जाएगा। तो अभी क्या है मेरे पास 30 डिग्री रखने पे 1 प्लस √3। तो ऐसा कोई ऑप्शन है मेरे पास, हाँ ये वाला ऑप्शन है मेरा, ये मेरा ऑप्शन है 1 प्लस √3। तो इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो मेरी 30 डिग्री है। और एक तरीका मेरे पास था कि इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता और इसको सोल्व करते, तब इधर से थीटा की वैल्यू निकल के आती और इसको मैं इसमें पुट कर देता। तो ऑप्शन देखने से मेरे को समझ में आ गया कि या तो थीटा 30 डिग्री है या 60 डिग्री है। अगर 30 डिग्री पे मेरा आंसर नहीं आता तो मैं 60 डिग्री पुट कर लेता, तो उससे जो आंसर आता वही मेरा आंसर होता। तो चलिए बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया होगी एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक सही बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। तो उसका जो एरिया है उसको मैं 100 ले लेता हूँ। तो अभी उसने मेरे को दिया होगा आधार में 40% की वृद्धि होगी, तो इसमें मैं 40% की वृद्धि कर देता हूँ, तो कितनी हो जाएगी 140। तो अभी बोल रहा है कि उसका जो है ऊंचाई कितनी बढ़ाई जाए कि उसके क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। मतलब ये मेरे पास कितना आना चाहिए था, ये मेरे पास 60% वृद्धि हो गया 160 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना 140। तो इसको 140 से मेरे को 160 करना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, तो मेरे को 20 बढ़ाना पड़ेगा। और कितने पे बढ़ाना पड़ेगा 140 पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब इसको कट कर लेते हैं, तो 0 से 0 कट होगा, ये 2 से कट होगा, 2 सत्ते 14। तो इसको सोल्व करके मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 14 से ही 2/7%। तो एक बार मैं ऑप्शन देख लेता हूँ कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1 14.29%। अगर मैं इसको सोल्व प्रॉपर तरीके से और सोल्व करूँ पॉइंट में अगर आंसर निकालूं तो यही आएगा मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ कि मान लीजिए ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। मतलब हमें दिया हुआ कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, और उनका एरिया मेरे को दिया हुआ है कि ABC का एरिया कितना है मेरे पास 64 है और PQR का एरिया मेरे को दिया हुआ 169। अगर इनका एरिया ये है तो इनकी भुजाओं का रेशियो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो इनकी भुजाओं का रेशियो मेरे पास आ जाएगा 8:13। तो अभी क्या दिया होगा कि AB 10 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है और AC 16 सेंटीमीटर है। तो PR कितना होगा, तो PR कौन सा है, ये इधर और इधर है, तो इसके कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी AC होगी। तो AC की वैल्यू इधर क्या दी हुई है 16 सेंटीमीटर, मतलब ये इधर 16 लिख लेता हूँ। तो 8 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 16 आई, तो मतलब इसका 2 गुना है। तो PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका 2 गुना हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 26 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR को बिंदु S और T तक बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाली है मेरी ट्राइंगल PQR। तो ये P पॉइंट है, ये मेरा है Q पॉइंट और ये है मेरा R पॉइंट। अभी उसने बोला है कि PQ और PR को, तो PQ ये है इसको बढ़ा दिया और PR को इसको बढ़ा दिया, कहाँ तक बढ़ाया S और T तक। अभी वो क्या बोल रहा है कि एंगल SQR ये वाला एंगल और TRQ, तो TRQ ये वाला एंगल, ये दोनों के समद्विभाजक बिंदु U पर मिलते हैं। इनके समद्विभाजक इधर मैंने मिला दिए U पे। तो अभी QUR 69 डिग्री है, तो ये एंगल मेरे को दिया हुआ है 69 डिग्री। तो उसने पूछा क्या है कि एंगल P का माप क्या है, तो ये एंगल मेरे को बताना है। तो एंगल QUR क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी, तो 69 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस P/2। तो इसको सोल्व करके क्या आएगा, तो P/2 को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा P/2 और ये इसमें से माइनस होगा तो ये कितना आएगा 21। तो P की वैल्यू इधर से कितनी निकल के आई मेरे पास 42 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया होगी 45 मीटर ऊंचाई वाले एक पेड़ की जमीन पर छाया की लंबाई 15√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण डिग्री में क्या है। तो इसका एक डायग्राम कैसा बनेगा, इसका ऐसा एक डायग्राम बनेगा। तो ये वाला क्या है, ये मेरा पेड़ है इधर, तो ये कितना ऊंचा है 45 मीटर और इसकी छाया है इधर, तो इधर पड़ेगी। इसकी छाया कितनी है 15√3 मीटर। तो पूछ रहा है कि जो एंगल बनेगा सूर्य का उन्नयन कोण, तो वो कितना बनेगा। तो ये एंगल उसने मेरे से पूछा है कि कितना बनेगा। तो इधर से अगर मैं इसको कट करूं तो ये कितने पे कट होगा 15×3 = 45 और ये फिर √3 से कट होगा, तो √3 से कट हो गया इधर कितना आएगा 1 और ये मेरा आ जाएगा
√3, तो ये मेरा आ गया इधर √3, इधर आ गया 1। तो √3 के सामने कौन सा एंगल होता है मेरा, 60 डिग्री मेरा एंगल होता है। तो सूर्य का उन्नयन कोण मेरा कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में मेरे को दिया हुआ है कि 1.6 का क्यूब माइनस 0.9 का क्यूब माइनस 0.7 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखने के बाद एक क्या पता लग रहा है मेरे को इधर से, ये है मेरा a क्यूब और प्लस b क्यूब और प्लस c क्यूब है, जहाँ पे b और c है जो वो नेगेटिव में मेरे को दिए हुए हैं, b और c। तो इधर से देखने पे क्या पता चल रहा है कि a प्लस b प्लस c, इधर से मेरा क्या आएगा 0। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 3abc। तो b और c नेगेटिव में थे तो वो पॉजिटिव में हो जाएंगे, तो इसका मतलब मेरे को पता चल गया जो मेरा आंसर आएगा वो तो पॉजिटिव में आएगा। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए। अब इधर क्या था 3 इंटू ये तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, तीनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, जो ये दशमलव है 3 पीछे से छोड़ के उसके बाद आएगा। तो इधर क्या दिया हुआ 2 के बाद दिया हुआ दशमलव, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा 3.024, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में मैं दिया हो कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5x दूरी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x दूरी और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4x दूरी तय करता है और कुल 112 मिनट लेता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो इधर से मैं x को मान लेता हूँ 30 मान लेता हूँ, क्योंकि 5 और 6 का मल्टीपल है मेरे पास 30 है। तो इधर से 5x कितना हो गया 150, और 5 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, उसको 30 घंटे लगेंगे। ऐसे ही अगर मैं इधर देखता हूँ तो ये x कितना था 30 था मेरा, और 5 की स्पीड से चलेगा तो किसको कितना टाइम लगेगा 6 घंटे लगेंगे। तो ऐसे ही इधर कितना है 4x, तो कितना हो गया 120, और 6 की स्पीड से जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा 20 घंटे। तो अगर मैं इस सभी को ऐड करूँ तो मेरा कितना हो जाएगा 56 आवर्स, ये 56 घंटे हो गए मेरे पास। अगर 56 घंटे हैं तो टोटल दूरी उसने कितनी कवर करी है, तो ये कवर करी है उसने 150 और 30 180 और 120 300 किलोमीटर, तो उसने 300 किलोमीटर कवर करी है। लेकिन वो टाइम कितना लिया उसने 112 मिनट। अगर मैं इसको घंटे बनाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरा 112/60। अगर उसने 112/60 घंटे लिए हैं तो उसने कितनी दूरी कवर करी होगी, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 112/60। ये क्या हो जाएगा मेरा 300 इंटू ये मेरा हो जाएगा 112/60 और अपॉन में 56। अगर मैं इसको कट करूं तो 56 दूनी 112 आ गया, और ये मेरा आ गया 60 पंजे 300, तो ये मेरा कितना आ गया 5 दूनी 10, ये मेरा आ गया 10 किलोमीटर। तो मतलब उसने अगर 112 मिनट लिए हैं तो उसने 10 किलोमीटर की दूरी कवर करी होगी टोटल। तो ऑप्शन नंबर है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में मेरे को दिया होगी निम्नलिखित हिस्टोग्राम का अध्ययन करिए जो किसी परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो मेरे से क्या पूछा उसने कि 200 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 400 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो 200 से कम कौन सा है, तो 200 इधर है, तो इससे कम ये इधर वाले रहेंगे। तो ये कितने हैं मेरे पास इधर 30 हैं, तो 200 से कम कितने हो गए मेरे पास 30। और अभी उसने बोला कि 400 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले, तो 400 मेरे पास इधर है, तो इससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले इस तरफ होंगे। तो ये कितने दिए हुए मेरे पास 35 दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन में उसने मेरे से पूछा था कि जो ये 30 आया है ये 35 से कितना कम है, तो 5 कम है कितने पे 35 पे। तो परसेंटेज निकालना तो इंटू 100, तो ये 5 से कट करूंगा तो 5 से 35, और ये मेरा आ जाएगा 14 से ही 2/7%। तो ऑप्शन देख लेता हूँ कौन सा है मेरा ऑप्शन नंबर है ये 14.3, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh। तो ये कितना दिया हुआ मेरे को 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके आधार का क्षेत्रफल 38.5 है, तो उसका एरिया क्या होता है आधार का πr स्क्वायर। तो ये कितना दिया हुआ मेरे को 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ तो ये मेरा क्या आ जाएगा 2πr स्क्वायर, ये मेरा आ जाएगा 77। तो अभी उसने मेरे से क्या पूछा, तो बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा, वॉल्यूम उसका क्या होता है πr स्क्वायर h। तो πr स्क्वायर h मेरे को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा इधर से मेरे को क्या दिया हुआ था 2πr स्क्वायर और इधर था 2πRh। तो इसमें मैं क्या करूंगा 2 से कट कर लेता हूँ इसको, तो 2 से अगर मैं कट कर लेता हूँ तो क्या आएगा मेरा 2 से कट करके 2 3 6 और 0, तो 2 8 16, तो πRh मेरे पास कितना आ गया 308। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ πRh और इंटू r। तो πRh की वैल्यू इधर से कितनी आई
308 आई मेरे पास। और अगर अब मेरे को बस आर पता चल जाए तो इसको बस मल्टीप्लाई करना है मेरे को और मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब बेलन का वॉल्यूम मेरे को निकल के आ जाएगा। तो इधर से अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या आएगा, 2 इंटू या पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 77। तो इससे अगर मैं 11 से कट करूं तो 11 दूनी 22 और 11 से 73। तो इधर से ये 7 इधर जाएगा और ये 4 इसके अपोन में आएगा। तो इधर से आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आई निकल के, ये मेरे पास आई 7/2। तो इसके साथ बस मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 7/2। तो 2 से कट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। तो 154 इंटू 7 मेरा कितना होता है, 1078। तो ये बेलन का वॉल्यूम आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में मेरे को दिया हुआ है कि सीकेंट 5 माइनस tan 5 का पूरे का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन 5 पूरे का होल स्क्वायर और डिवाइड में है कोस स्क्वायर 5। इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो इसमें अगर मैं 45 रख दूं तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन मेरे दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब मेरे को 45 नहीं रखना है इसमें। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंट 5 और माइनस tan 5 ब्रैकेट बंद, और इसको लिख सकता हूँ इंटू में 1 प्लस साइन 5 और ये अपोन में आ जाएगा इसके। तो अपोन में मैं लिख लेता हूँ कोस 5 और इसका पूरे का होल स्क्वायर लगा देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ था ना, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये सभी का अलग अलग हटा के मैं पूरे का स्क्वायर कर देता हूँ इधर से। तो अगर मैं इससे 1 प्लस साइन 5 को कोस 5 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं सेम लिख लेता हूँ सीकेंट 5 माइनस tan 5 और इसके इंटू में आ जाएगा 1 अपॉन कोस 5 क्या होता है मेरा सीकेंट 5 और प्लस में साइन अपॉन कोस कितना होता है मेरा tan 5 और इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो अभी ये क्या है मेरे पास a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा सीकेंट स्क्वायर 5 और माइनस tan स्क्वायर 5 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो मेरे को सीकेंट स्क्वायर 5 माइनस tan स्क्वायर 5 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आया मेरा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में मेरे को दिया होगी एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30 रुपये 90 पैसे का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य निकटतम रुपये तक क्या है। तो मतलब मेरे को क्या दिया होगी, इधर जो प्रॉफिट हुआ वो परसेंटेज में दिया हुआ है और इधर रुपयों में दिया हुआ है। मतलब 30% की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी दी हुई क्वेश्चन में, 30.90। तो मेरे को अगर 100% की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, तो इंटू 100 और अपॉन में 30। तो ये इस 100 से ये दशमलव कट जाएगा, तो ये 0 से 0 कट होगी, तो ये 3 से कट होगा, तो क्या आएगा मेरे पास 103 आएगा। तो 100% की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 100% की मेरे पास वैल्यू आई है 103। तो मेरा क्या आया है, ये मेरा सीपी आया है। तो अगर मेरे को एसपी निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, एसपी इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 103 इंटू 30% का लाभ होता है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 130/100। और जो मेरा मार्क प्राइस होता है उस पर अगर मैं कुछ डिस्काउंट देता हूँ तो मेरा सेलिंग प्राइस आता है, तो उस पर डिस्काउंट कितना दिया हुआ 28%। तो ये जो मेरा आया ये 72% की वैल्यू है। तो मेरे को क्या निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो उससे मेरा मार्क प्राइस आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इंटू 100/72। तो ये 2 0 से 2 0 कट होंगे इधर, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 13 3 39 और 13 एकम 13 और ये 0 और अपॉन में 72। अगर मैं इसको 72 से भाग दे देता हूँ तो ये कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा सबसे पहले। तो इसमें से माइनस होके कितना आएगा, 1 आएगा, और 13 में 7 गया 6, तो मेरा कितना है 619। और इसको 72 से अगर मैं भाग दे देता हूँ तो ये कितने पे जाएगा, अगर मैं 8 7 56, तो ये मेरा 8 पे जाएगा, तो मेरा क्या आएगा 18। तो एक बार ऑप्शन में देख लेता हूँ, तो ऑप्शन में कौन सा है मेरा, ये इधर से स्टार्ट है 1 और 8, मतलब इसके बाद जो आएगा मेरा 6 आता अगर मैं और आगे सोल्व करता, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा इधर ही, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ कि व्यक्ति ए काम का 1/5 भाग 3 दिनों में पूरा करता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। अभी बोल रहा है कि जबकि बी की दक्षता ए की आधी है, मतलब एफिशिएंसी बी की ए से आधी है, तो बी डबल टाइम लेगा, तो बी कितना 30 दिन ले लेगा। तभी उसने बोला कि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा भाग कितने दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल काम मैं मान लेता हूँ 30 है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 1 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 2। अभी इसने बोला कि उसका आधा काम, तो आधा काम कितना होता है 15, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है 2 और 1 3 है, तो कितने दिनों में कर देंगे दोनों मिलके, तो 5 दिनों में कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 4।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 मेरा डीआई से है और ये सेम क्वेश्चन मेरे को 13 अप्रैल 2022 शिफ्ट 1 में भी मिला था। मतलब ये मेरे को 13/4/2022 वाले पेपर में शिफ्ट 1 में मेरे को मिला था और वहां पे इसका कौन सा नंबर था, शिफ्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 20 ही। अगर आप लोगों को देखना है तो आप उधर से देख लेना जाके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में मैं दिया होगी निम्नांकित बार ग्राफ 5 राज्यों ए बी सी डी और ई में युवाओं की कुल संख्या लाखों में और रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या लाखों में को दर्शाता है। तो मेरे जो उसने क्या पूछा है कि राज्यों ए और ई में मिलाकर कुल रोजगार प्राप्त युवाओं का प्रतिशत कितना है। तो राज्य ए यहाँ पे है और राज्य ई यहाँ पे है। तो अभी वो बोल रहा है कि रोजगार प्राप्त युवाओं का प्रतिशत, तो रोजगार कितनों को मिला हुआ है, इधर 10.5 को और इधर कितनों को मिला हुआ है रोजगार 8 को। तो टोटल कितना हो गया 18.5 और इधर युवा थे कितने टोटल, तो 12 और 9 21 थे। तो अपॉन में 21 और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देता हूं मैं। तो इसको अभी मैं अगर कट करूंगा तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं 1850 और अपॉन में 21। अगर मैं इसको कट करता हूं इससे तो ये कितने पे कट होगा, तो सबसे पहले ये 8 दूनी 16 8 पे जाएगा। तो 8 पे जाएगा तो क्या होगा, ये 8 एकम 8 8 दूनी 16 तो 168 आएगा। तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 15 में से 8 गया 7 और 7 में 6 गया 1 तो 170 आया। तो फिर 8 पे जाएगा तो 8 पे जाएगा तो 2 बचेगा इधर नीचे, तो ये मेरा आया 88 2/7%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया होगी एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति वस्तु ₹50 की दर से खरीदे। उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची, शेष 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई गई और उन्हें 10% हानि पर बेच दिया। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो टोटल वस्तुएं मेरे पास कितनी थी 40, उसने उसमें से 35 बेच दी 20% के लाभ पर और शेष जो 5 थी उसने उनको बेच दिया 10% की हानि पर। तो 35 अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, तो 35 डिवाइड बाय 40 तो कट करके कितना आएगा 5 7 35 5 8 40। मतलब अगर 8 वस्तुएं थी उनमें से 7 को उसने 20% के लाभ पर बेच दिया तो टोटल उसको कितना प्रॉफिट होगा, तो प्लस 140% का प्रॉफिट होगा उसको। और अभी बोल रहा है कि उसमें से एक को उसने मतलब 5 इधर दी हुई थी तो इधर 7 बेच दी तो एक ही बची, तो एक को उसने 10% की हानि पर बेच दिया। तो ये कितना आ जाएगा 1 × -10 तो ये हो जाएगा मेरा -10%। तो ओवरऑल मेरे को क्या हुआ 130% का प्रॉफिट हुआ। और ये इधर कितनी वस्तुएं थी 8 थी तो अपन में 8 कर देता हूँ तो ओवरऑल मेरे पास जो प्रॉफिट हुआ वो आ जाएगा। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं, कट कर लेता हूँ इसको 8 एकम 8 50 8 6 48 मतलब 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेता हूँ, मेरा ऑप्शन नंबर है 3 16.25%। तो उसको इतना प्रॉफिट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में मैं दिया हुआ कि 9m2365n48 एक ऐसी 9 अंकों की संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। तो n के सबसे छोटे मान के लिए m² × n² का मान क्या होगा, जहां m और n प्राकृत संख्याएं हैं। मतलब प्राकृत संख्या होगा वो 1 से स्टार्ट होती हैं तो मतलब मैं 0 नहीं ले सकता इधर। तो संख्या क्या दी हुई मेरे को 9m2365n48। तो 88 से डिवाइड होने का क्या मतलब होता है कि वो संख्या 8 और 11 दोनों से डिवाइड होती है। तो सबसे पहले मैं 8 से डिवाइड होने वाला चेक कर लेता हूँ। तो लास्ट की 3 डिजिट में देखूंगा इसमें से, तो 0 तो मैं रख नहीं सकता। तो अगर मैं 1 रख देता हूँ तो मेरा डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं n की जगह 2 रख देता हूँ तो ये मेरा डिवाइड हो जाएगा 8 × 24 8 एकम 8। तो उसने बोला कि n के सबसे छोटे मान के लिए, तो n का सबसे छोटा मान मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया। तो अभी मैं 11 से डिविजिबिलिटी और चेक कर लेता हूँ। 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है कि जो इवन नंबर पे जो भी टर्म है और ऑड नंबर पे जो भी टर्म है उनका डिफरेंस या तो 0 आए या 11 आए, तो पूरी की पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं। तो ये हो गया 9 और 2 11 11 और 6 17 17 और 2 19 19 और 8 27। तो ये मेरा होगा 27। तो इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा m और इधर है 3 और इधर 5 और इधर 4 मतलब 5 और 4 9 और 3 12 मतलब m + 12। तो इसको मैं माइनस करूंगा इसमें से m - 12 हो जाएगा। तो 27 में से अगर मैं 12 माइनस करता हूँ तो ये मेरा 15 आ जाएगा 15 - m। तो इधर से 11 आएगा मेरा। 11 आने के लिए m की वैल्यू मेरे को क्या रखनी पड़ेगी, m की वैल्यू मेरे को 4 रखनी पड़ेगी। तो इधर से मेरे को m की वैल्यू पता चल गई और n की वैल्यू भी। तो उसने क्या पूछा मेरे से m² × n² पूछा है। तो m का स्क्वायर कितना हो जाएगा इधर से 16 और इंटू n का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 4। तो 16 × 4 कितना होता है मेरा 64।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया होगी एक समद्विबाहु त्रिभुज MNP एक वृत्त में बना है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सर्कल है, इसके अंदर है ट्रायंगल MNP। तो ये वाली ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर ली। इसके अंदर ये मेरा M पॉइंट है, ये मेरा N पॉइंट है और ये मेरा P पॉइंट है। और ये दिया हुआ उसने समद्विबाहु, यदि MN = MP, ये वाली भुजा इसके इक्वल दी हुई है। तो अगर मैं इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ इसके ऊपर, तो ये इसको डिवाइड करेगा इक्वली और इसको मिला के मैं आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। तो ये मान लेता हूँ ये पॉइंट है मेरा A, इसको मैं A मान लेता हूँ और ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं B। तो अभी मेरे को ये निकालना है, तो सबसे पहले मैं MA निकाल लेता हूँ। तो ये परपेंडिकुलर रहेगा इधर। तो इसने क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? = 16√5। तो MN और MP की वैल्यू मेरे को दी हुई 16√5। तो ये 16√5 है और ये 16√5 है। और क्या दिया हुआ है? NP = 32 सेंटीमीटर है। NP ये पूरी 32 है, तो ये मेरी हो जाएगी 16 और ये 16। तो अभी ये MAP ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें अगर मैं सोल्व करके MA की वैल्यू निकालूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी? ये √5 1 5 में से 4 तो 2 तो 16 दूनी 32 आ जाएगी। ये मेरी कुछ नहीं किया मैंने, इसमें पाइथागोरस लगाया सिंपली, उससे ही मैंने निकाला है 32। तो ये मेरी 32 आ गई। तो अभी उसने मेरे से क्या पूछा है? तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी है? तो मेरे को मालूम है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, जो ये वाला परपेंडिकुलर मैंने डाला था, इस पे कहीं ना कहीं जो इसका सेंटर होगा ओ सर्कल का, वो इसके ऊपर होगा। मान लेता हूँ यहाँ पे है वो सेंटर, इसको मान लेता हूँ O। अगर मैं M और B निकाल लेता हूँ तो इसका हाफ करूंगा तो उसकी रेडियस मेरे पास आ जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ B को P के साथ मिला लेता हूँ, तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। और अभी मैं देख लेता हूँ ट्राइंगल MAP में और ट्राइंगल MBP में, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। और ये वाला एंगल जो है कॉमन दिया हुआ है, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होगी मेरे पास? सिमिलर होगी। तो अभी अगर मेरे को इसमें दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगानी हो तो मैं क्या करता हूँ? तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेता हूँ। अगर बड़े बड़े ट्राइंगल में मेरे को कोस थीटा निकालना हो तो कोस थीटा मेरा क्या होगा? MP/MB। तो ये हो जाएगा मेरा 16√5 और अपॉन में 32 और प्लस AB इक्वल टू किसके होगा? छोटे वाली ट्राइंगल में कोस थीटा क्या है? इधर थीटा है, ये 90 डिग्री है, इसमें कोस थीटा हो जाएगा मेरा 32 अपॉन में 16√5, मतलब 32 और अपॉन में 16√5। तो अभी मेरे को इसको कट करना है, तो 16 से कट करूंगा तो 16 दूनी 32, 2 से कट करूंगा तो 2 8 16। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको मैं, तो ये मेरा आ जाएगा 32 प्लस AB इक्वल टू हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 8 पंजे 40। तो इधर से मेरी AB की वैल्यू क्या आई निकल के? तो AB की वैल्यू मेरी आई 8। तो ये पूरा का पूरा MB मेरे पास क्या आया था? इधर 32 प्लस AB 40 आया था। तो ये पूरा उसका डायमीटर है। अगर मेरे को रेडियस निकालनी रहेगी तो क्या होगी? इसकी हाफ होगी। तो कितनी आ जाएगी मेरे पास? रेडियस 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा? ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में मेरे को दिया हुआ है, यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 का निवेश करती है तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि निकटतम रुपए तक मिलेगी? तो मेरे को क्या करना है? ये मेरे को प्रिंसिपल दिया हुआ है और ये मेरे को रेट दी हुई है। तो इसका अगर मैं 1% निकालूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 176.5। और इसका मेरे को 8.5% निकालना है, तो इंटू 8.5 कर देता हूं मैं। तो ये दोनों की मल्टीप्लाई मेरे पास कितनी आएगी? 1500 और 0.25, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी मेरे पास। मतलब ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है मेरा। तो मेरे को क्या निकालना है? मेरे को 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 25 पंजे 125, 15 पंजे 75। तो मेरा आ जाएगा 7,501 रुपये और 25 पैसे। और मेरे को निकटतम रुपए तक बताना है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ यहीं पे। और मेरे पास अमाउंट कितना दिया होता? प्रिंसिपल 17,650। तो इसको मैं इसमें ऐड कर देता हूँ 17,650, क्योंकि उसने मेरे से क्या पूछा है कि 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी। तो टोटल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल था जो वो मिला के उसको मिलेगा। तो ऐड करूंगा तो क्या आएगा? ये 1 आएगा, ये 5 आएगा, इधर 1 हो जाएगा, 7 7 14 और 1 15 और इधर 2। तो मेरा आ गया 25,151 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।